नमस्ते। अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति कोई भी विषय जो स्वतंत्र रूप से तत्वों के आधार पर कब, कहाँ और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर दे सकने में समर्थ है, उस विषय वस्तु को उसकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वरूप यह सकारात्मक अध्ययन माना गया है। यह समाजशास्त्री ऑगस्ट काउंटे 1798 से 1857 के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें प्रमाणित ज्ञान ही वैज्ञानिक ज्ञान है। इस प्रकार का वह ज्ञान वैज्ञानिक विधि के माध्यम से स्वीकार है। वैज्ञानिक ज्ञान से अभिप्राय है जो अभिषुपुष्टि से प्राप्त होता है। वैज्ञानिक विधि अर्थात अन्वेषण की वह तकनीक है जो घटनाओं का अवलोकन करे, प्रयोग कर परिणाम को प्राप्त करे, तार्किक मापन करे, विषय के सिद्धांत को तर्क पर या कारणों के आधार पर स्पष्ट करे। एपिस्टेमोलॉजी सकारात्मक शब्द का अर्थ मूल्य रहित या उद्देश्यात्मक उपागम द्वारा मानवता का अध्ययन क्षेत्र है जो प्रकृति विज्ञान के माध्यम से अध्ययन करता है। ऑगस्ट काउंटे ने देखा अनुभव किया कि तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स इसका स्थान, वैज्ञानिक विधि ने विचारों के इतिहास में तत्व मीमांसा का स्थान तथा विज्ञान के दर्शन का भी स्थान ले लिया है। सत्य की चाह में समाज तीव्र गति से उत्तरोत्तर स्तर से गुजरता है, जिन्हें काउंटे ने 3 स्तर पर नियमित या सार्वभौमिक नियम का नाम दिया है। धर्म का अध्ययन क्षेत्र थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, आध्यात्मिक, पॉजिटिव सकारात्मक, अनुशासन से अभिप्राय शिक्षा, अनुशासन से अभिप्राय शिक्षा, चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य विकास, स्वर्ग या कुसंस्कारों को समाप्त कर व्यक्ति के अंदर उत्तम संस्कारों का विकास करना। अनुशासन व चारित्रिक परिष्कार है जिसको प्राप्त कर आचरण तो सुंदर होते हैं, ये जीवन में निपुणता, दक्षता और विकास का भी प्रादुर्भाव होता है। अनुशासन की मतनी से मथित होकर जीवन नवनीत के समान चिक्कन, कोमल, लाभकारी व तथा मुलायम बन जाता है। सच तो यह है कि आत्म नियंत्रण और तथा आत्म संयम को ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासन मानव की वह विशेषता है जो उसे पशु एवं बेहतर प्राणियों से ऊंचा स्थान प्रदान करती है। अनुशासन समग्र जीवन की वह दशा है जो मानव के आचरण, मानव एवं तथा आत्मा का परिष्कार करती है। अनुशासन का अर्थ वस्तु व्यक्तित्व का शिक्षण, परिष्करण तथा स्वास्थ्य विकास है। अनुशासन को संस्कारों को खत्म करके सुंदर तथा स्वस्थ संस्कारों का निर्माण करता है। अनुशासन संबंधित पुरातन विचारधारा। प्राचीन काल में अनुशासन को सीमित तथा संकुचित अर्थ में ग्रहण किया जाता था। विद्यालयों में अनुशासन शब्द के उच्चारण से ही भय तथा अत्याचार के वातावरण की सृष्टि होती थी। प्रस्तुत प्राचीन काल में विद्यालय के बाहर तथा भीतर सभी जगह पर निरंकुशता का साम्राज्य था। समाज में निरंकुश समाज का शासन का राज था, जो विद्यालय में भी निरंकुश तथा निर्दय प्रधानाचार्य एवं शिक्षक का दंड युक्त अनुशासन था। उस समय छात्रों में भय तथा शारीरिक दंड केवल पर नियंत्रण में रखना ही अनुशासन माना जाता था। खड़ी नियम का पालन करना छात्रों का कर्तव्य था। गुरु आज्ञा का उल्लंघन, अक्षमय, अनुशासनहीनता के लिए कोमल बच्चों को कठोर शारीरिक दंड भोगने पड़ते थे। उस में विद्यालय अनुशासन की विधायी काफी प्रचलित थी। ऐसे उदाहरण भी कम नहीं है जब शिक्षकों ने छोटी छोटी गलतियों के कारण छात्रों की चमड़ी उधेड़ दी। शिक्षक छात्रों के समर्पण पर ही संतुष्ट होते थे। प्रधानाचार्य तो निरंकुश, हृदयहीन तथा कठोर होता ही था। प्राचीन समय में अनुशासन का यही स्वरूप था। इतना जरूर था कि अनुशासन का न तो स्थायी प्रभाव था न ही आंतरिक था। प्यार और आदर के द्वारा आंतरिक रूप से आचरण में विकास होता था। यह कार्यदंड एवं डर के द्वारा तो सर्वथा असंभव ही था। अनुशासन संबंधी आधुनिक विचारधारा। आधुनिक युग के आगमन तथा मानव विज्ञान के विकास के साथ अनुशासन की पुरातन विचारधारा खत्म सी हो गई है। अब दंड एवं कठोर नियंत्रण का स्थान पर प्यार, स्वशासन, स्वतंत्रता ने ले लिया है। आज शिक्षक के हाथ में छठ डंडा गायब हो चुका है। पूर्व की तरह शिक्षक अब सैनिक तथा पुलिस अधिकारी के दृश्य आचरण नहीं करता। शिक्षक तो आज अभियंता है, मानवीय अभियंता। वह पूर्ण विकसित तथा उपयोगी मानव का निर्माण करता है। प्यार, सहानुभूति एवं कल्पनाशीलता से अंतर अनुशासन की आधुनिक विचारधारा की गंगोत्री स्वतंत्रता है, कठोर नियम नहीं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं। सच तो यह है कि अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है। साइबर्न ने कहा भी है, ट्रू डिसिप्लिन शुड बी मेनली पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रादर देन नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टिव। अनुशासन की सार्थकता सृजनात्मक होने में है। सच्चा अनुशासन निर्माण करता है, संहार नहीं। चरित्र एवं व्यक्ति का निर्माण ही तो अनुशासन का परम लक्ष्य है। सृजनात्मक अनुशासन धनात्मक उपायों द्वारा विकसित होता है, ऋणात्मक द्वारा नहीं है। हाँ, यह स्मरणीय है कि दंड कदापि सृजनात्मक नहीं हो सकता, वह तो मूलतः ऋणात्मक ही है। दंड द्वारा किसी
क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, किसी गुण का सृजन नहीं। उदाहरण से स्पष्ट है कि दंड द्वारा किसी बच्चे को झूठ बोलने से रोका जा सकता है, परंतु उसके अंदर सत्य के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि वही अनुशासन सार्थक है जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, बच्चों को गणतंत्रात्मक समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायक हो। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार बच्चा का अनुशासन सच्चा अनुशासन सृजनात्मक, धनात्मक तथा स्नेह और सहानुभूति पर आधारित होता है। उसका विकास आत्मनियंत्रण तथा आत्मसंयम के रूप में होता है। टीपी नन के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों को रोककर उनका इस प्रकार नियंत्रण करना ही अपव्यय एवं अकुशलता के स्थान पर मितव्ययिता एवं कुशलता प्राप्त की जा सके। विद्यालय में अनुशासन का महत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अनुशासन का मानव के जीवन में अत्यंत महत्व है। एक संस्था के सदस्य जितने अधिक अनुशासित होते हैं वह संस्था उतना ही अधिक उन्नतिशील होती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यही कारण है कि समाज में हर व्यक्ति स्वतंत्रता सीमित होती है। किसी एक की स्वतंत्रता यहाँ का अर्थ यह नहीं कि वह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे या उसकी हानि पहुंचाए। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में नियंत्रण किया जाता है। अतः अनुशासन का किसी भी क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान। विद्यालय में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यालय द्वारा संपन्न होने वाली सभी क्रियाओं में जैसे ज्ञान अर्जन, आदतों का निर्माण, क्षमताओं तथा कुशलताओं का विकास करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। बच्चों में जो समायोजन की आदत विकसित करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ती है। अतः विद्यालय में प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। विद्यालय में अनुशासन के महत्व को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए उसकी उपयोगिता को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक, विद्यालय की उन्नति व प्रगति में सहायक, छात्रों के हृदय में शिक्षक के प्रति सद्भाव सम्मान का भाव उत्पन्न करने में सहायक, शिक्षक छात्र संबंध के सुंदर और मधुर बनाने में सहायक, कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक, वातावरण को दूषित एवं अनैतिक होने से बचाने में सहायक, छात्रों को पूर्ण नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक, छात्रों की छिपी शक्ति के उन्मुखीकरण एवं विकास में सहायक, छात्रों के बीच व्याप्त उद्दंडता, उद्देय आदि प्रवृत्तियों का दमन तथा मार्गांतरीकरण में सहायक, मानवीय एवं सामाजिकता के विकास में सहायक। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। अनुशासन शब्द अंग्रेजी के शब्द डिसिप्लिन का अर्थ का ही हिंदी से रूपांतरण है। इसका शब्द की व्युत्पत्ति डिसिप्लिन से मानी जाती है। इसका अर्थ है शिष्य, छात्र या शिक्षक का अनुगामी। इस प्रकार शिक्षक का अनुमान करना अर्थात शिक्षक की आज्ञा का पालन करना ही अनुशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। नन के शब्दों में टीपी नन ने अनुशासन का अर्थ बताते हुए अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। इस कथन से स्पष्ट है कि अनुशासन के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी मुक्त भावनाओं एवं शक्ति की किसी निर्धारित नियंत्रण द्वारा नियमित एवं नियंत्रित करना होता है। अनुशासन समाज में व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। एच मार्टिन के अनुसार अनुशासन का अर्थ व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना सीखना। अनुशासन का अनिवार्य गुण का आज्ञाकारिता है, अर्थात नियमों एवं अधिकारों के प्रति आज्ञाकारिता होनी चाहिए। डीवी के अनुसार जॉन डीवी के नियंत्रण की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। अनुशासन का अर्थ स्वस्थ व्यवस्था की शक्ति तथा और कार्य करने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण की क्षमता। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन वो साधन जिसके द्वारा बच्चों की व्यवसाय, उत्तम आचरण और उत्तम निहित सर्वोत्तम गुणों की आदतों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात अनुशासन एक महत्वपूर्ण साधन है, इससे आचरण तथा गुणों का विकास होता है। अनुशासन की अवधारणा के संबंध में एक आधुनिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। पारस्परिक रूप से अनुशासन स्थापित करने के लिए दमन को मुख्य साधन माना जाता है। पाठशालाओं में अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को शारीरिक दंड देने का प्रचलन था। उस काल में बच्चों की भावना, इच्छाओं और जन्मजात प्रवृत्तियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों की इच्छाओं और तथा भावनाओं तथा मूलों प्रवृत्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। दमन के स्थान पर सृजन को महत्व दिया जाता है। नवीन विचारधारा के अनुसार अनुशासन को मूल रूप से इस प्रकार परिभाषित किया गया है। अपनी आधुनिकता और सम्यक रूप में अनुशासन का अर्थ है बालकों और बालिकाओं को प्रजातांत्रिक जीवन के लिए तैयार करना। अनुशासन का अर्थ है ज्ञान, शक्तियों, आदतों, रुचियों और आदर्शों को प्राप्त करना, जिनका निर्माण उसके साथियों की और समग्र रूप से समाज की भलाई होता है। अनुशासन के स्वरूप अथवा प्रकार। अनुशासन के 4 प्रकार हैं: प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तित्व अनुशासन। प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बच्चों को पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण को लागू नहीं किया जाता। इस प्रकार के नियंत्रण के मुख्य समर्थक रूसो तथा स्पेंसर थे।
इन शिक्षा दार्शनिकों के मतानुसार बच्चों को अपने आप में स्वतंत्र रहने देना चाहिए। बालकों को स्वयं अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करना चाहिए। जब वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करेंगे तो क्रमशः उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे तथा इन्हीं अनुभवों में उनमें अनुशासन का विकास होगा। इस प्रकार स्वतः विकसित किया गया अनुशासन जीवन व्यतीत करने का वास्तविक महत्व समझ में आ जाएगा। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बच्चों को हर प्रकार से अपने बड़ों के नियंत्रण तथा अधिकार में रहना होता है। बच्चों को अपनी इच्छा से सामान्य रूप से कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों एवं आदर्श निर्देशों का सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर बच्चों को अपने अभिभावकों तथा स्कूल में शिक्षकों का हर आदेश मानना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आधिकारिक अनुशासन में बाहर से थोपा जाने पर अनुशासन होता है। व्यक्तिगत अनुशासन इस प्रकार का नियंत्रण बालकों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। जब व्यक्ति में समुचित विवेक का विकास होता है जो हो जाता है तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या नियमित है और क्या अनियमित। वह स्वयं ही उचित तथा नियमित का चुनाव करता है। इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता, इसलिए इसे आत्म अनुशासन या आत्म नियंत्रण कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन व्यक्ति की अपनी संकल्पना शक्ति को विशेष रूप से में सहायक होती है। सामाजिक अनुशासन का एक अन्य रूप सामाजिक अनुशासन है। इस अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है और सामाजिक मान्यताओं की विपरीत निंदा की जाती है। इस प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। इस धारणा से सामाजिक अनुशासन बना रहता है। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। बच्चों को हर प्रकार से बड़ों के नियंत्रण अधिकार में रहना होता है। अनुशासन के गुण स्वाध्याय का उद्देश्य जिन मापदंडों या गुणों के आधार पर विषय को एक अध्ययन के रूप में पहचाना जाता है निम्नलिखित है। अध्ययन क्षेत्र का अपना अनुसंधान क्षेत्र होता है जिन्हें अध्ययन के साथ आदान प्रदान किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र का स्वयं का विशिष्ट ज्ञान संचय होता है जो अनुशासन से संबंधित वो भिन्न होता है। इसका अन्य विषयों के साथ संबंध नहीं होता। अपनी स्वयं की विशिष्ट अनुसंधान विधि होती है। स्वयं का घोषणा पत्र होता है। व्यक्ति स्वयं की यांत्रिक शब्दावली होती है जो अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाई जाती है। स्वयं के सिद्धांत व अवधारणा होती है जिसमें प्रभावी संचय ज्ञान होता है। ये जरूरी नहीं कि यह सभी गुण एक साथ देखने को मिले जिसके आधार पर अन्य क्षेत्रों से उसे जोड़ा जाए। इस अध्ययन के क्षेत्र की निबंध पाठ्यक्रम सिद्धांत अनुसंधान विधि 19वीं शताब्दी में जर्मन विश्वविद्यालय के शैक्षिक संस्थानों की तरफ मूल रूप से अध्ययन शब्द को प्रयोग में लाया जाने लगा जो नवीन एवं प्रसिद्ध सूचनाएं प्रदान करने का साधन के रूप में सामने आया। 20वीं शताब्दी में इसे अन्य देशों के द्वारा अपना लिया गया। किसी विषय को अनुशासित बनाने के लिए उसकी प्रकृति विशेषता क्षेत्र में अध्ययन विधियाँ निर्धारित होती है। इस प्रकार प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित बातों के द्वारा समझा जा सकता है। समस्या का प्रकार, कार्य क्रिया, समस्या से संबंधित परिणाम, अध्ययन का इतिहास, अध्ययन की प्रकृति, अध्ययन की परिभाषा, अध्ययन की शिक्षण विधि, अध्ययन का अधिगम या व बुद्धि का मापन, तार्किक चिंतन एवं अवबोध, अध्ययन के उपकरण व समस्या समाधान हेतु विधियाँ, उपकरणों का प्रयोग, ज्ञान व कौशल को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर विभिन्नता बताता है। अध्यापक द्वारा अनुशासन स्थापित करने के उपाय सकारात्मक उपाय तभी कारगर होगा जब उपयुक्त वातावरण करने के तात्पर्य यह है कि सकारात्मक उपाय के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन आवश्यक है। उपयुक्त वातावरण और उद्देश्य शैक्षणिक क्रियाशीलन के द्वारा छात्रों में अनुशासन का गुण स्वाभाविक रूप से विकसित होता है, इसलिए यह सकारात्मक उपाय कहलाता है। आगे से इन उपायों का उल्लेख करते हैं। अध्ययन से अध्यापन की सुविधाएं। विद्यालय में छात्रों के लिए अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं बहुत आवश्यक है। इनसे अनुशासन स्थापना में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। खास कर समय छात्र पुस्तक का उपयोग करते हैं साइंस में। इसमें उपयोगी पुस्तकें होनी जरूरी है। विद्यालय का भवन तथा कमरे भी काफ़ी बड़े तथा साफ सुथरे होना है। हवा की उत्तम व्यवस्था, साफ सफाई, मैदान काफ़ी बड़ा तथा खुला वातावरण संवर्धक हो। इससे छात्रों में प्रफुल्लता, उत्साह तथा प्रगति की भावना विकसित होती है तथा वे स्वयं अनुशासित होते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व शिक्षक की मुद्रा, वाणी, सौम्यता, सह्यता, सहानुभूति और ममता न केवल उसे लोकप्रिय बनाती है बल्कि छात्रों को भी आकर्षित व प्रभावित करती है कि छात्रों में यह गुण स्वतः ही प्रविष्ट हो जाता है। इससे छात्र शिक्षक के निकट संपर्क में आते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना जरूरी है। छात्रों में अनुशासन स्थापित करने में शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ही कारगर होता है। अभिभावक के सहयोग से छात्रों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त
अध्यापकों को प्राप्त होती है। इससे छात्रों के साथ उचित व्यवहार का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही बच्चों की प्रगति और दुर्गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों के सहयोग से अनुशासन का गुण छात्रों में निश्चित रूप से होता है। पुरस्कार इस भावना से छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है तथा विषय में रुचि बढ़ती है। छात्र पुरस्कार द्वारा छात्रों में सद्व्यवहार, स्वाध्याय में रुचि की अभिवृद्धि होती है। अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति, धैर्य एवं व्यवहार अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति एवं धैर्य का व्यवहार है। अनुशासनहीनता के पीछे अशांत परिवार, माता पिता का कठोर व्यवहार तक किसी शिक्षक की कठोरता का भी कम हाथ नहीं होता है। अतः इसमें बच्चे सहानुभूति, ममता तथा अपनापन के भूखे होते हैं, जिससे उनमें अनुशासन के अन्य गुणों का विकास हो जाएगा। अध्यापन विधि को सुंदर, आकर्षक तथा मनोवैज्ञानिक। जो भी शिक्षक आकर्षक, सुंदर तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्यापन करता है, उसके वर्ग में छात्र पूर्ण मनोयोग तथा उत्साह से बैठते हैं तथा पढ़ते हैं, और इसके विपरीत शिक्षक के वर्ग में अनिच्छा से जाता है तथा अनुशासनहीनता के कार्य करता है। अतः स्पष्ट है कि सुंदर व आकर्षक अध्ययन विधि द्वारा अध्यापक का भी अनुशासन स्थापना में बहुत बड़ा हाथ है। विद्यालयहीन स्वस्थ परंपरा का निर्माण। विद्यालयों में स्वस्थ परंपराओं तथा नियमों का निर्माण अनुशासन स्थापना में बड़ा सहायक होता है। जहाँ इनका पालन होता है वहाँ विद्यार्थी अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नैतिक शिक्षा। विद्यालय में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। महापुरुषों के जीवन चरित्र तथा उपदेशात्मक कथा से छात्रों में को परिचित कराया जाए, इससे सकारात्मक कार्य की ओर प्रेरित होंगे तथा स्वतः ही अनुशासित होंगे। छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। छात्रों को उत्तरदायित्व प्रदान कर देने पर स्वतः ही उनमें अनुशासन के गुण पनप जाते हैं। इसके लिए छात्र संसद, छात्र मंत्रिमंडल आदि की स्थापना की जा सकती है। सह शैक्षिक क्रियाशीलन। अनुशासन का गुण विकसित करने के लिए सह शैक्षणिक क्रियाशीलनों का बहुत महत्व है। वाद विवाद, खेलकूद, अभिनय, कवि गोष्ठी, साहित्य परिषद, समाज सेवा, बाल संगठन, सैनिक शिक्षा आदि मुख्य सह शैक्षणिक क्रियाशीलन। इसमें स्वतः अनुशासनिक गुण विकसित हो जाते हैं। संगठित सामूहिक खेलकूद। इसके द्वारा छात्रों में अनुशासनिक गुणों का विकास किए करते हैं। संगठित सामूहिक खेलकूद में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि प्रमुख है। इसमें शिक्षा उपसंस्थित रहता है। इससे अवकाश के समय का सदुपयोग होता है। स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिकता का विकास, भ्रातृत्व एवं सहयोग की भावना की वृद्धि होती है। नकारात्मक उपाय। प्रमुख नकारात्मक उपाय दंड उपाय के तहत छात्रों को अनुशासनहीनता के कार्यों को करने के लिए दंडित किया जाता है तथा भविष्य में ऐसा करने से उन्हें रोका जाता है। दंड भी कई तरह के होते हैं। शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, नैतिक दंड। नकारात्मक उपाय जैसे कि नाम से स्पष्ट है, आधुनिक युग में उपयुक्त तथा प्रभावकारी नहीं माने जाते। आज जो सृजनात्मक और सकारात्मक उपायों को अनुशासन के गुण के रूप में के विकास के लिए उपयुक्त एवं मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अध्ययन की प्रकृति। अध्ययन का क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र का स्वरूप। अनुशासन संबंधी पुरातन विचारधारा। अनुशासन संबंधी आधुनिक विचारधारा। अनुशासन का अर्थ एवं परिभाषा। अनुशासन के स्वरूप एवं प्रकार। प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। अनुशासनिक गुण अध्ययन का उद्देश्य। अध्यापक द्वारा अनुशासन स्थापित करने के उपाय। सकारात्मक उपाय, नकारात्मक उपाय। अध्यापक का व्यक्तित्व। अध्ययन अध्यापन की सुविधाएं। अध्यापक का व्यक्तित्व। अभिभावक अध्यापक सहयोग, पुरस्कार। अनुशासनहीनता छात्रों के साथ सहानुभूति में धैर्य का व्यवहार। अध्ययन विधि सुंदर तथा आकर्षक तथा मनोवैज्ञानिक। विद्यालय स्वस्थ परंपरा का निर्माण। नैतिक विकास। छात्रों तथा को उत्तरदायित्व प्रदान करना। सह शैक्षणिक क्रियाशीलन। संगोष्ठी, समूह, खेलकूद। नकारात्मक उपाय। थैंक यू।